प्यारे दोस्तों, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार पर। और हमारी आज की कहानी जीवनी का आंचल भाग 4। दोस्तों, भाग 3 तक हमने देखा था कि जीवनी के जीवन में जज साहब के यहाँ काम करने के बाद बहुत बदलाव आना शुरू हो गया था। परंतु जीवनी को जब यह पता चला था कि जज साहब का तबादला होने वाला है, तो उसके आगे जैसे उसकी खुशियां चली सी गई थी। अब हमारी कहानी में हम आगे देखते हैं कि जीवनी की जब खुशियां चली गई और उसे यह लगने लगा था कि जज साहब चले जाएंगे और उनकी पत्नी चली जाएंगी, तो उसे ऐसे लगने लगा था जैसे उसके सिर से माँ बाप का साया ही उठने वाला है। उसे फिक्र थी कि अगर जज साहब चले गए तो पता नहीं फिर उसे कैसा काम मिलेगा और कैसे लोग मिलेंगे। जज साहब और उनकी पत्नी भी उसकी उदासी को भांप लेते हैं और उसे कहते हैं, देखना कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा। वह कहती थी कि आप लोग मुझे अपने साथ ले जाओ। वह लोग इस तरह का कोई झूठा वादा भी नहीं करना चाहते थे। अनुराधा जी सोचती हैं कि कोई रास्ता निकल आए कि वह जीवनी के लिए कुछ कर सकें। उन्हीं दिनों में एक दिन जीवनी की तबीयत कुछ खराब हो जाती है और वह जज साहब के बताए हुए एक डॉक्टर के पास दवा लेने जाती है। वह वहां जाकर डॉक्टर साहब को बताती है कि जज साहब ने उसको भेजा है। डॉक्टर साहब उसको दवा देकर 5 दिन बाद आकर दिखाने के लिए कहते हैं। अगली बार जब वह वहां गई तो एक आदमी वहां अपने छोटे से बच्चे को लेकर आया हुआ था। वह बच्चा बुखार में तप रहा था और बहुत रो रहा था। जीवनी और उस आदमी के अतिरिक्त वहां और भी मरीज अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। उस बच्चे को उसका पिता संभाल नहीं पा रहा था। जीवनी को पता नहीं था कि वह अशोक ही है जिसके बारे में मालकिन ने उसकी शादी की बात की है। उस बच्चे को देखकर जीवनी को अपने अजन्मे बच्चे की याद आ जाती है और वह उस बच्चे को गोद में लेने के लिए लालायित हो जाती है। वह उस व्यक्ति से कहती है कि अगर उसको कोई एतराज ना हो तो वह अपना बच्चा उसको पकड़ा दे। वह भी दे देता है उसको अपना बच्चा, यह सोचकर कि शायद यह उसको चुप करा पाएगी। जीवनी की गोद में आते ही बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है और जीवनी से एकदम चिपक जाता है। थोड़ी ही देर में अशोक का नंबर आ जाता है। वह अपने बच्चे को वापस लेने लगता है तो वह जीवनी से और ज्यादा चिपकता है और अपने पिता के पास वापस ही नहीं जाना चाह रहा था। हार कर वे तीनों ही अंदर जाकर दवाई इत्यादि लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर अब जीवनी उसके बेटे को वापस देने लगती है तो वह फिर रोने लगता है। तब अशोक उसको जबरदस्ती लेते हुए कहता है, बेटा जल्दी आजा, बहुत देर हो चुकी है, जज साहब नाराज होंगे। यह सुनकर जीवनी चौंक जाती है और पूछती है कि यह आदमी जज साहब को कैसे जानता है। तब वह बताता है कि वह वहां काम करता है जहां सभी जजों के बंगले हैं और वहीं उनके बंगले के पीछे वाले सरकारी क्वार्टर में रहता है। तब जीवनी भी उसको बताती है कि वह भी उन्हीं बंगलों के 9 नंबर में काम करती है और पूछती है कि वह कहाँ काम करता है। तो उसने बताया कि वह 5 नंबर बंगले में काम करता है। तब यकायक अशोक को साथ में काम करने वाली शांति की बात याद आ जाती है। उसने बताया था कि 9 नंबर के बंगले में एक बहुत अच्छी लड़की काम करती है। तू कहे तो तेरे लिए बात करूं, मुन्ने को मां मिल जाएगी और तेरा जीवन आसान हो जाएगा। पर वह जीवनी के सामने चुप रहता है और जीवनी से कहता है, तो चलो फिर हम एक ही रिक्शा में चलते हैं, तो हमें 2 जगह भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। जीवनी हाँ में सिर हिला देती है। रिक्शा में बैठने के बाद जीवनी को भी अपनी मालकिन की शादी वाली बात याद आती है और फिर वह कुछ कुछ समझ जाती कि शायद यही वह व्यक्ति है जिसकी पत्नी चल बसी है। जीवनी अशोक से पूछती है कि उसकी मां साथ नहीं आई। वह शायद अपनी सोची हुई बात को पक्का करना चाहती थी। तब अशोक ने उसको बताया कि उसकी पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया है और अब वह ही इस बच्चे को संभालता है। अब जीवनी को पक्का पता चल गया था कि यही वह आदमी है जिसके लिए मालकिन ने बात की थी, पर उसे अब इस सब से कुछ लेना देना नहीं था। रिक्शा में बैठे बैठे बच्चा सो गया था तो उतरते हुए वह आराम से अपने पिता की गोद में वापस आ गया था। कॉलोनी के बाहर ही रिक्शा से उतरकर दोनों एक साथ अंदर जाने लगते हैं तो अशोक उसको बोलता है कि वह कभी उसके क्वार्टर पर आए तो उसका बच्चा बहुत खुश होगा।
जीवनी अशोक के क्वार्टर पर तो नहीं जाती है, पर जज साहब के घर की छत से जब भी वह कुछ रखने या उठाने जाती, तो अगर अशोक उसको अपने बच्चे को खिलाते हुए दिखाई देता, तो वह उसे वहीं छत से खड़े हुए देर तक देखती रहती थी। कुछ दिन बाद अशोक भी यह जान गया था कि जीवनी को उसके बच्चे से कुछ लगाव हो गया है, परंतु वह जीवनी से क्या बात करता, क्योंकि वह सिर्फ बच्चे को ही देखती रहती थी। ना तो वह कभी किसी से बात करती थी और ना ही घर से ज्यादा कभी बाहर दिखाई पड़ती थी। वैसे वह कई बार साथ में काम करने वाली शांति, जो कभी कभार जीवनी से बात करती थी, उससे जीवनी को शादी करने को कहलवा चुका था, पर जीवनी ने साफ मना कर दिया था और वह कहती थी कि वह अपने काम में ही खुश है। उसे अपनी जिंदगी में आदमी के आने से भी खौफ था। सब काम करने वाले लोग कॉम्प्लेक्स के बाहर एक पार्क में अपने त्योहार आदि मनाने के लिए आते, या कभी यूं ही अपने बच्चों को लेकर खेलने खिलाने के लिए भी आ जाते। यह पार्क कॉम्प्लेक्स के बाहर थोड़ी ही दूरी पर था। कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला पार्क सिर्फ जजों और उनके परिवारों के लिए ही था। कभी कभार जीवनी और शांति भी बाहर वाले पार्क में आकर बैठ जाती थी। इधर सांता को भी पता तो चल ही गया था कि जज साहब का जल्दी ही तबादला होने वाला है, और वह ये भी जानता था कि अब इस उम्र में उसे कोई नया काम मिलने से रहा। अपनी कमाई को वह शराब में ही उड़ाता आया था, तो उसके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। गांव में पत्नी के पास जाता तो वहां भी उसको कोई नहीं पूछता था। उसके बच्चों के मन में उसके लिए कोई मान सम्मान नहीं था, होता भी कैसे। वह ज्यादातर समय अपनी माँ को तकलीफ में देखते हुए ही बड़े हुए थे। अब सांता को अपने लिए कोई सहारा चाहिए था। जीवनी से तो उसे अब डर लगता था कि कहीं दोबारा वह चंडी के रूप में आ गई तो। अब तो पत्नी भी बीमार हालत में थी और उसके सहयोग के लिए नहीं आ सकती थी। पत्नी को लाने का भी उसको नुकसान ही हुआ था, क्योंकि जब से उन दोनों ने जीवनी पर आक्रमण किया था और जीवनी का सामान घर से बाहर फेंका था, उसको जीवनी की तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई थी। जबकि जीवनी के पास अब बहुत साल काम करते हुए हो गए थे और काफी पैसे भी जमा हो गए थे, तो जज साहब ने कुछ और पैसे डालकर पास ही में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में जीवनी के लिए एक 2 कमरे का फ्लैट लिखकर उसे दे दिया था। पर जीवनी ने वह फ्लैट बंद करके रख छोड़ा था और वहीं क्वार्टर में ही रहती थी। एक दिन अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर जीवनी और शांति कुछ बात कर रही थी कि सांता किसी जानने वाले के साथ वहां से गुजर रहा था, और उसने वहां जीवनी को कॉम्प्लेक्स के बाहर जैसे ही देखा, जाकर खड़ा हो गया उसके सामने। यूं अचानक सांता को अपने सामने पाकर वह भौचक्की सी रह गई थी। उसने वहीं अचानक जीवनी के 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। यह देखकर थोड़ी दूरी पर अपने बच्चे को खिला रहे अशोक ने शांता को आकर पकड़ लिया और वापस 3-4 थप्पड़ लगाए। कॉम्प्लेक्स के गेट पर खड़ा हुआ गार्ड भी उधर को लपका। उसने सांता को कसकर पकड़ लिया। यह सब देखकर और दूसरे काम करने वाले वहां इकट्ठे हो गए। तब सांता गार्ड से अपने को छुड़ाते हुए बोला, यह मेरी पत्नी है और घर से भाग कर आई है। जब यह बात जीवनी से पूछी गई, तो उसने बताया कि वह उसे 20,000 में खरीद कर लाया था और वह उसको 3 लाख रुपए वापस दे चुकी है, और यह उसके साथ सालों जबरदस्ती करता और जानवरों की तरह पीटता रहा है। तब गार्ड और सब लोग उसको जज साहब के पास ले जाने की बात करते हैं। यह सुनकर सांता डरकर वहां से भाग गया था। थप्पड़ मारने से जीवनी का आंचल नीचे गिर गया था। अशोक ने वह आंचल उठाकर उसे बहुत इज्जत के साथ दोनों हाथों से वापस जीवनी को दे दिया था। जीवन में पहली बार उसकी रक्षा में किसी ने हाथ आगे बढ़ाए थे। जीवनी घर आकर काम में लग गई, पर रह रहकर उसका अशोक द्वारा सांता को पीटना याद आ रहा था, और उससे भी ज्यादा अपने आंचल में वह उसके हाथों का एहसास महसूस कर रही थी। वह फिर भी दिन भर काम में लगी रही। रात को सोते हुए जब वह अपना आंचल उतार कर रखने लगी, तो उसे अपने से अलग ना कर सकी और उसको साथ में लपेट कर सो गई। जीवनी को अपने उस आंचल से ही लगाव हो गया था। यह एहसास इतना बढ़ गया कि जीवनी ने स्वयं मालकिन से अशोक से शादी की बात करने के लिए सोचना शुरू कर दिया था। उसे अपने आप से यह बात करने में शर्म महसूस हो रही थी, तो उसने शांति से अपने मन की बात कहने की सोची।
फिर 2 दिन बाद शाम को जीवनी ने शांति से कहा कि वह अशोक के साथ शादी करके रहना चाहती है। तब शांति कहती है, बस उसको नन्हा को अपने बच्चे जैसा प्यार देना होगा। जीवनी ने कहा, वह उसके बेटे को अपने बच्चे की तरह अपनाएगी। शांति यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने अशोक को यह बात बताई। अशोक ने अपनी मालकिन प्रभा जी को बताया और प्रार्थना की कि वह जीवनी के साथ उसकी शादी की बात करें। प्रभा जी को यह जब पता चला तो वह अनुराधा जी से बात करती हैं, और उन्हें यह भी जब पता था कि वह अनुराधा जी के यहाँ काम करती है तो उन्होंने उनको फोन मिलाया और सब कुछ बताया। तब अनुराधा जी बहुत खुश हुई और उन्होंने जीवनी को बुलाकर पूछा तो जीवनी ने शर्माते हुए हाँ कर दी। अनुराधा जी को समझ आ गया था कि वह शर्म की वजह से उनसे अपने मन की बात नहीं कह पाई। अनुराधा जी और प्रभा जी ने फिर मिलकर इन दोनों की एक साथ बैठकर उनकी शादी की प्लानिंग की। उन दोनों को बता दिया गया था कि अगले महीने मंदिर के प्रांगण में इन दोनों की शादी होगी। इस बीच वह चाहें तो अपने लोगों को मंदिर में बुला लें। इस 1 महीने के बीच अशोक ने जीवनी को बाजार ले जाकर उसके मनपसंद कपड़े खरीदे, उसके लिए बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी भी खरीदी। फिर उसने अगले महीने जीवनी के साथ शादी कर ली। उन दोनों का कोई भी नहीं था, बस शांति, झुमरू, चंदर और मोनू जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने उनको शादी पर बुलाया था। शादी के बाद उसने अपने बेटे और जीवनी के साथ फोटो खिंचवाई। फोटो खींचने से पहले उसने फोटोग्राफर को एक पल रुकने के लिए कहा और फिर जीवनी के सामने जाकर उसकी गुलाबी साड़ी का छोर पकड़कर उसके सर पर गुलाबी आंचल को उड़ा दिया। जीवनी जब शादी करके जज साहब के घर से जाने लगी तो वह बहुत रोई। मालिक जज साहब और मालकिन अनुराधा जी ने उसको बहुत प्यार और बहुत से अच्छे कपड़े खरीद कर दिए। अब जीवनी अशोक के साथ उसके क्वार्टर में आ गई थी, परंतु अनुराधा जी के घर पर अभी भी सारा काम वही संभालती थी। अब नन्हा कभी जीवनी के साथ होता, कभी अशोक के साथ और कभी अपने माता पिता दोनों के साथ। आखिर जज साहब के तबादले का वक्त आ गया। जिस दिन जज साहब का सामान जा रहा था, अशोक और जीवनी ने उनका सम्मान संभालने के बाद उनसे एक चीज की मांग की। वह थी उनके परिवार के साथ अशोक, जीवनी और नन्हा की एक फोटो। जज साहब चले गए और जीवनी उनकी गाड़ी जाने के बाद बहुत देर तक वहां खड़ी रही। फिर अशोक और नन्हा के साथ घर वापस आ गई। अब जीवनी नन्हा की देखभाल करती और थोड़ा समय प्रभा जी के घर काम में अशोक का हाथ भी बटाती। कुछ समय बाद जीवनी गर्भवती हुई। उसका बहुत ख्याल रखता था अशोक, और प्रभा जी भी उसे कुछ ना कुछ खाने और कपड़े इत्यादि भिजवा देती थी। समय आने पर एक बहुत ही प्यारे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वह अब काम करने नहीं जाती थी, बस बच्चों को संभालती थी। कुछ ही महीने बाद प्रभा जी का भी वहां से ट्रांसफर आने के बाद वह अपने परिवार के साथ वहां से चली गई। अब अशोक ने दूसरे किसी घर पर काम की तलाश शुरू कर दी थी। एक नए आए हुए जज परिवार में उसको जल्दी ही काम मिल गया था, पर अब वह क्वार्टर में नहीं रहता था। जीवनी सबको अपने फ्लैट में ले आई थी। कुछ साल बाद उनके दोनों बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी जगह नौकरियां कर रहे थे। जीवनी और अशोक अब 50 साल पार कर चुके थे। काम छोड़कर उन दोनों ने जीवनी का आंचल नाम से एक संस्था बनाई, जिसमें जीवनी जैसी लड़कियों को सहारा दिया जाता था। कामकाज सिखाकर नौकरी पर रखवाकर उन्हें स्वाभिमान से जीना सिखाया जाता था। इस काम के लिए उन्हें जज परिवारों से बहुत आर्थिक मदद मिलती थी। धीरे धीरे यह संस्था बहुत बड़ी हो गई और जीवनी का आंचल का एक टीवी प्रोग्राम आया। उसमें अशोक और जीवनी से बात की गई तो उन दोनों ने अपनी संस्था का सारा श्रेय अनुराधा जी और प्रभा जी को और जजों के उस कॉम्प्लेक्स को दिया, जिसकी छाया में कई जिंदगियों का उद्धार हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी जीवनी का आंचल? जीवनी का आंचल कहानी एक लड़की की सच्ची कहानी के बेस पर लिखी गई है, जिसको मैंने देखा कि वह किसी के यहाँ काम करती थी और अपने घर परिवार से दूर रहकर किस प्रकार वह अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करती है और बाद में वह एक संस्था का निर्माण करती है, जिसमें वह अपने जैसी लड़कियों को छाया देकर
उनका उद्धार करने के लिए उनको काम सिखाती है और उनको नौकरी पर रखवाती है, उनको कमाना सिखाती है, स्वाभिमान से जीना सिखाती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, धन्यवाद।